चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन से ही जो जो कॉन्सेप्ट होंगे उस पर पहुंचेंगे अपन। देखो, एक बता दिया था ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, एक लाइट रे इसके पैरेलल आती है, फिर इसके पैरेलल हो जाती है, कितना एंगल बन रहा है? चलो बनाते हैं। एक M1 मिरर है, M2 मिरर है, एक लाइट रे M1 मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि वो M2 के पैरेलल है, और यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ। इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनली जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो M1 के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन दे दी। तो बताना है कि दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होगा। यस, बताइए। बोलो। $60 डिग्री, सही है। अब देखो, ये टॉपिक जो चल रहा है ना, ये महेंद्र क्या नाम इसका, हेमंत सिंह, ये शायद 12th में है। तो जो बच्चे 12th में हैं, 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको एक तो CBSE अगर है तो ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक जो है इस बार हटा दिया है। जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है ना, उसमें रिफ्लेक्शन ही हटा दिया है। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन हटा दिया है, कॉनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्शन है वो हटा दिया है। तो जिनको 12th देना है वो आज की क्लास और मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो वहाँ से नहीं हटाया है। केवल 12th से कोरोना के कारण इस बार कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं सिलेबस से, उनमें ये रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्रैक्शन से 12th के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो बच्चे 12th के लिए एग्ज़ाम देंगे इस बार, वो केवल और केवल अगर एकेडमिक के लिए ही ज्वाइन किए हुए हैं तो फिर उनको ये रिफ्लेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या पढ़ लो, काम आएगा आगे भविष्य में। नहीं तो ये M1 है, M2 है, तो कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। कैसे हुआ देखो, हम ये कह सकते हैं क्या, ये एंगल कुछ मान लें, सपोज अल्फ़ा मान लें, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये अल्फ़ा होगा। उल्टा हो गया, इधर बना देते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा होगा। बताओ, यहाँ से इस तरह से लाइट बन रही है, और या इसको ऐसा कर लो, बड़ा सिंपल है। ये कौन सा एंगल है? ये ग्रेजिंग एंगल है, तो ये वाला भी ग्रेजिंग एंगल है, दोनों बराबर हो गए। ठीक बात है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, ये अगर अल्फ़ा है तो ये थीटा बराबर ये भी तो अल्फ़ा ही होगा। ठीक है, अब सोचो, ये अल्फ़ा हुआ तो यहाँ से ये एंगल क्या होगा? ये भी अल्फ़ा होगा। अब ये अगर अल्फ़ा है, ध्यान से सुनना, तो ये भी ग्रेजिंग एंगल अल्फ़ा होगा। अब ये तीनों एंगल तो कैसे हो गए? इक्वल है। तो एक ट्राइंगल के जब तीनों एंगल सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है? 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये एक इस तरह से दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। एक लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट होती है M1 पर किसी भी एंगल I पर, और इससे रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से एंटी पैरेलल हो जाती है, एंगल 90 है।
तो बताना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा होगा, बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा होगा, ये बताना है। यस अब अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये अगर 90 डिग्री है, दो मिरर 90 पर हैं, तो एक मिरर पर किसी भी एंगल पर लाइट रे आए वो दूसरे से रिफ्लेक्ट होने के बाद एंटी पैरेलल हो ही जाएगी, कोई भी एंगल हो, आप चेक करके देख लो। ये आई है, ठीक है, तो ये भी आई होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। यहां हमने एक नॉर्मल बनाया ये, अब सोचो ये आई है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई, तो ये कौन सा एंगल रहा होगा, ये 90 माइनस आई तो ये आई रहा होगा, ठीक है। अब ये आई है तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, 90 माइनस आई। इसका मतलब इस M1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इस M2 सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 90 माइनस आई आया, मतलब दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो इस I की वैल्यू कुछ भी रहे, अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली जो रे होगी वो इंसिडेंट रे की एंटी पैरेलल ही होगी। तो इसको स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हैं, लिख लो। When mirrors are perpendicular to each other, when mirrors are perpendicular to each other, when mirrors are perpendicular to each other, then for any angle of incidence, then for any angle of incidence, any angle of incidence, incident ray and finally reflected ray, incident ray and finally reflected ray, finally reflected ray will be parallel, finally reflected ray will be anti-parallel, will be anti-parallel, finally reflected ray will be anti-parallel। क्लियर हो गया, बोलो। तो ये एंटी पैरेलल होना ही होगी। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं शैडो के। शैडो के क्वेश्चन छोटी सी ज्योमेट्री पर बेस्ड होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो d है, इसके नीचे एक टॉर्च लगा रखी है हमने, ये टॉर्च है। अब टॉर्च से ऐसी लाइट जाएगी, इधर जाएगी ये लाइट, तो इस रॉड की शैडो बनेगी। यहाँ ऊपर स्क्रीन है कोई, ये स्क्रीन पर शैडो बन रही है। और कुछ ऐसा रखा है कि इस रॉड की टॉर्च से लेंथ, टॉर्च से हाइट h है और शैडो जहाँ बन रही है स्क्रीन, उसकी इस रॉड से हाइट भी h ही है, बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि शैडो की लेंथ कितनी होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन, इस शैडो की लेंथ कितनी होगी। 2D होगी, सिंपल है। हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल सेम है, बोलो ये एंगल बराबर होगा, ये इस छोटे ट्राइंगल के लिए और एक बड़े ट्राइंगल के लिए। तो इसमें सिमेट्री की थ्योरम लगाई जा सकती है और वो ये होती है कि इस ट्राइंगल में आप चलिए, इस वाले में, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में चलिए। तो छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करें, D डिवाइड बाय इसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड x dy x, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है, यानी dy x इक्वल टू क्या होगा, इधर की साइड कितनी है h और ये वाली टोटल हो जाएगी 2h।
h से h काट दो, तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू क्या आया 2d, राइट। ठीक है ना। एक और शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखिए, एक यहां पर एक लैंप पोस्ट है, एक लैंप जल रहा है खंबे पर, यहां पर पोल पर, और ये सपोज 2 मीटर का है, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1/2 मीटर का है, ये ग्राउंड है। लैंप पोस्ट से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्ट की शैडो की लेंथ क्या होगी। तो यहां से एक लाइट रे को ले जाओ ऐसे, इसका एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाओ यहां, तो ये बनेगी शैडो, ऐसी बनेगी। यहां से लाइट रे आएगी बल्ब से, तो एक रे को ऐसे ले जाइए, तो इसकी शैडो यहां बनेगी x, और यही x फाइंड करनी है। तो इसमें हम ऐसे ही चल सकते हैं, एक स्मॉल ट्राइंगल ले लीजिए, सपोज हमने ये लिया एक स्मॉल ट्राइंगल ये वाला, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों के लिए एंगल सेम है, ठीक है। तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, एक तो इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड x जो कि निकालनी है, डिवाइड बाय इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बड़े ट्राइंगल की साइड कितनी होगी 10 + x इक्वल टू इसकी हाइट। ये ध्यान रखना, पहले आपने स्मॉल लिया है तो स्मॉल ही लेंगे, इधर स्मॉल की हाइट 1/2 डिवाइड बाय बड़े वाले की हाइट यानी 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4x इक्वल टू 10 + x, तो x इक्वल टू आ गया 10/3 मीटर। तो शैडो बनेगी कितने की 10/3 मीटर की, शैडो बनेगी 10/3 मीटर की, ठीक है। अब आपने इस तरह के पॉइंट सुने होंगे कि एक मिरर है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है। अब वो पर्सन अपनी फुल इमेज देखना चाह रहा है मिरर के अंदर, तो मिरर का जो साइज़ कम से कम कितना होना चाहिए, जो पर्सन है उसकी साइज़ का, उसकी हाइट का हाफ, ठीक है। मिरर का साइज़ या मिरर की हाइट उस पर्सन की हाइट की हाफ होनी चाहिए। या एक सामने एक मिरर है, पीछे वॉल है, और पर्सन वॉल और मिरर के बीच में खड़ा है, एग्जैक्ट बीच में। अब वो पीछे जो वॉल है, उस वॉल की पूरी इमेज मिरर के अंदर देखना चाहता है, तो पूरी वॉल की जो भी हाइट है उसका h/3 हाइट का, h/3 लेंथ का मिरर होना चाहिए, तब वो पूरी की पूरी वॉल को देख पाएगा। तो ये सीधे सीधे याद करने वाले पॉइंट है, लेकिन इसको अपन एक प्रूफ करके देख लेते हैं, ज्योमेट्री का यूज़ करके थोड़ी सी समझ में आ जाएगा ये। देखो, जैसे यहां पर एक मिरर है, अब मिरर की कितनी हाइट है वो नहीं पता, तो कुछ अपन आगे देख लेंगे। ये ग्राउंड है, यहां पर इस जगह पर इसके सामने कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है, और पर्सन की जो हम मान के चल रहे हैं कि जो आई है, आंखें हैं, वो बिल्कुल सिर के ऊपर ही हैं, यानी सिर और आई एक जैसी है, ठीक है। तो इसकी इमेज मान लो x डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज पीछे मिरर में कितनी डिस्टेंस पर बनेगी ये तो पता है, x पर ही बनेगी। और जितनी हाइट का ये पर्सन है उतनी ही हाइट की उसकी इमेज बनती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ये इमेज है उसकी। अब ये सोचो कि ये इमेज बनी कैसे होगी, तो उसके लिए तरीका है, एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप क्या करना, ये पर्सन की जो इमेज है E' और ये यहां उसके पैर मान लेते हैं, फुट,
एफ, तो एफ डैश मान लेते हैं। आई और फुट से 2 रे ले जाइए और इसकी आई पर मिला दीजिए, ये मिला दी यहां से और ये मिला दी। बस इस मिरर के अंदर जो होंगी वो डॉटेड होंगी, इमेजनरी लाइन होंगी, और ये कौन सी होंगी, ये रियल होंगी। ठीक है। अच्छा, इमेज जो बनती है पीछे रिफ्लेक्टेड रेज के कारण ही बनती है, तो मतलब ये दोनों कैसी रही होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज रही होंगी। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये फुट पर जो इमेज आ रही है वो यहाँ से आई होगी, यहाँ टकराई होगी, ये इंसिडेंट रे है मिरर पर, और इधर चली हो गई होगी रिफ्लेक्टेड रे आई पर, और उसको पीछे मिलाने पर ये इस जगह पर मिल रही है। एक लाइट रे आई से ही सीधे आई होगी, 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो वो वापस हो गई होगी। क्लियर हुआ? तो अब आप सोचिए कि मिरर का कौन सा टुकड़ा यूज हुआ ये इस पर्सन की पूरी इमेज बनाने के लिए। इतना पार्ट और इतना पार्ट तो यूज हुआ ही नहीं, केवल इतना पार्ट यूज हुआ, तो क्योंकि पैर से और आई तक केवल इतना पार्ट ही यूज हुआ, तो इसको हम कहेंगे, इसकी लेंथ है सपोज x, और यही x निकालना है कि कितनी लेंथ का मिरर होना चाहिए जिससे कि फुल इमेज उसको दिख जाए। तो ये x निकालने के लिए ऐसा कर सकते हो आप, एक छोटा ट्राइंगल यहां बना लो, ये दिख रहा है छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला, इसको नाम दे देता हूं मैं, कोई ए बी नेम दे देता हूं। तो ई ए बी, ट्राइंगल ई ए बी किसके सिमिलर है, एक बड़े ट्राइंगल के, ट्राइंगल ई डैश एंड एफ डैश। ठीक है। तो x फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल कर दो, ये x डिवाइड बाय कितना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी h, तो x बाई एच इक्वल टू, ये ले लें बेस, छोटे वाले ट्राइंगल में x डिवाइड बाय कितना, टोटल 2x, x कट गया, नहीं ये तो अपन ने x, अच्छा यहाँ पर मान लिया, फिर यहाँ भी x मान लिया, ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको कुछ मान लें, d मान लें इसको। ठीक है, इसको d मान लेते हैं, तो ये d बाई एच, तो x कट गया, तो आप देख पाएंगे कि d बराबर कितना आ रहा है, h बाई 2, बस यही आंसर है। यानी ये जो मिरर की हाइट है d, वो कितनी होनी चाहिए, जो पर्सन की हाइट है h, उसका हाफ होना चाहिए। और इसको याद करना है, बस ये तो समझाया थोड़ा सा मैंने, बाकी याद कर लो, d इक्वल टू h बाई 2 होना चाहिए। अब इसको प्रूफ करें, मान लो यहां पर देखिए, ये मेरे पास एक मिरर है और इसके सामने यहां ये वॉल है, और वॉल की जो हाइट है वो h है। पर्सन यहां खड़ा है बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में, टोटल डिस्टेंस d थी ये, तो पर्सन जो खड़ा है ये यहां पर, आई इसकी ये है, तो बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है d बाई 2 और ये d बाई 2 पर। तो अब बताना है कि ये पर्सन पीछे जो उसकी वॉल है, उस वॉल को पूरा देखना चाह रहा है इस मिरर के अंदर, तो मिरर की हाइट इस एज की कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा करते हैं, ये तो पता है कि d डिस्टेंस पर अगर ये वॉल है तो मिरर के अंदर इधर d डिस्टेंस पर ही क्या बनेगी, वॉल की इमेज बनेगी। ठीक है, ये वॉल की इमेज हो गई, तो इसको भी नेम देते हैं, ए बी और ए डैश बी डैश, ये वॉल की इमेज हो गई। अब क्या करें, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, इस पर्सन की आई पर इमेज जो बन रही है उसके बॉटम और बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से, टॉप से 2 रे ले जाओ और उसकी आई पर मिला दो, मिला देते हैं ऐसा, ये मिला दी। मिरर के अंदर जो लाइट रे बनेंगी वो डॉटेड बनेंगी। ठीक है, और आई पर जो लाइट रे आ रही होंगी वो कौन सी लाइट रे होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी। ठीक है ना, तभी तो हमें दिखाई दे रही है इमेज।
तो फिर इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की इंसिडेंट रेज कौन सी हैं? तो देखो, ए से लाइट रे यहां इंसिडेंट हो रही होगी, उसका रिफ्लेक्शन हुआ इधर, ठीक है, तो इसको पीछे में लाया तो ए डैश पर मिल गया। और बी से लाइट रे कहां आ रही होगी? इस बी पॉइंट से, फुट से यहां, तो इधर रिफ्लेक्शन हो गया, इधर मिल गई, और पीछे में लाया इस रिफ्लेक्टेड रे को तो बी डैश पर मिली, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा हिसाब लगाया जाए? एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है, मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज कर लूं, ये वाला, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये आई थी Hy3 आएगा इसमें, बिल्कुल सही। तो देखो, इस ट्राइंगल में चलें, पहले इसका कुछ नाम दे दें। ये हमें यहां से आता कि ये x है, तो इसकी हाइट, मिरर की हाइट x, और डिवाइड बाय ये वाला h, इक्वल टू, ये यहां से यहां तक कितना, dy2, और डिवाइड बाय ये पूरा ऐड हो जाएगा dy2 और d, 3d/2, 2 से 2 काटो, d से d काटो, तो x इक्वल टू कितना आया, Hy3, ठीक है। यानी कि मिरर का साइज, वॉल की साइज का Hy3 होना चाहिए, तो फिर आपको फुल इमेज दिख जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब ये याद करने, ये तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया है आपको कि ऐसे होता है, लेकिन आप याद कर लो इनको, d बराबर H/2 और इधर H/3। मिटा दें? अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक आपके पास एनालॉग वॉच है और उसमें कुछ टाइम हो रहा है, उसकी मिरर में देखें उसको तो कितना टाइम हो रहा होगा। जैसे मान लो किसी घड़ी में 8 बजे हैं, तो उसमें कितने बजे होंगे घड़ी में? घड़ी में 8 बजे हैं तो मिरर में कितने बजे होंगे? घड़ी में 4 बजे हैं तो मिरर में कितने बजे होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। सबसे पहले एनालॉग वॉच और इमेज टाइम इन मिरर वो देखें अपन। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ओनली आर दिए हुए हैं, ठीक है, ओनली आर आपको दिए हुए हैं। वो नहीं बता रहा कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, वो तो कह रहा है इतने बजे हुए हैं, 8 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, ठीक है। मिनट और सेकंड की बात वो नहीं कर रहा। तो आर ये लिखा होगा, ये है एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? इमेज टाइम। इमेज टाइम हम निकालें तो जब ओनली आर दिए हुए हों तो आप इसको क्या करना, 12 में से घटा देना, 12 में से। तो 12:00 में से जो एक्चुअल टाइम है कितना है, एच, ये माइनस कर दीजिए तो इमेज टाइम आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आर तो दिए हुए हैं,
साथ साथ मिनट भी दिए होते हैं, तो मिनट भी दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे आप, 12 को तोड़ो 11:59, 11:59 में से आप क्या करेंगे, 1160 में से, क्योंकि हमने केवल मिनट को तोड़ा है, तो 1160 में से ये HH माइनस कर दो। आपको अगर सेकंड भी दिया हुआ है तो इसको फिर क्या करेंगे, 11:59, ठीक है, और 60 सेकंड हो गए, तो इसमें से आप माइनस करेंगे HH, MM और SS। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी। मान लो 4 बजे हैं, बोलो इमेज टाइम क्या होगा, सिंपल 12 में से घटाना है तो 8, ठीक है। मान लो कि 5:26 हुए, बोलो 6 कितने होंगे, इसमें से माइनस कर दो, 6:34 हो जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 8:24 हुए हैं, बताओ इमेज कितनी होगी, इमेज 3:35 3:35 ये होंगे। अब माइनस करना है 11:59 60 से, और ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग माइनस करना है, 60 में से 6 ये जाएंगे, 59 में से ये, 11 में से ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, अगर ये आते हैं तो। सिंपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, और ये एनालॉग घड़ियों में ही होगा जहाँ पर कांटे वाली घड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में नहीं होगा, उसमें तो अक्षर पलट जाएंगे बस, है ना। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज की। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। मेरे पास एक मिरर है और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने x डिस्टेंस पर, इसकी इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगी, बोलो। ये मिरर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर x। एक मिनट आ रहा हूं, नीचे की चाबी, एक मिनट देखता हूं, 1 मिनट वेट करिएगा जरा।
यस, कहाँ तक पहुँच गए? तो एक्स ओ एम की बात कर रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो ये रही। वो देखो मिरर के सामने है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? माइनस। और पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसको कर लो डिफरेंशियल, माइनस डी एक्स ओ एम डिवाइड बाय डी टी बराबर क्या आ जाएगा? डी एक्स आई एम डिवाइड बाय डी टी। डिफरेंशियल कर लो तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मालूम है सबको, स्पीड वेलोसिटी होती है। चलो इधर आ जाओ, तो ये हो गया माइनस वी ओ एम वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर में लगा लेना, वेक्टर लगा लेना, बराबर कितना आ जाएगा? वी आई एम वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी में हम ये समझ चुके हैं कि वी ए बी बराबर क्या होता है? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये मालूम है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो? ये वी ओ एम को क्या लिखोगे? वी ओ माइनस बी एम इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे बोलो? वी आई माइनस वी एम, ये लिखोगे। अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस वी ओ प्लस वी एम इक्वल टू वी आई प्लस वी एम। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये सब आप कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया, बोलो इधर, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। ये माइनस का था, ये माइनस का था, ये इधर आ गया तो 2Vm हो गए कि नहीं हो गए बोलो? ये इधर पहुंच गया तो VO प्लस VI। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक मिरर हो, उसके सामने परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा हो या परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, मिरर के सामने परपेंडिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो Vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी इमेज इधर जाएगी, राइट। ये VO वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इधर जाएगी, इसकी इमेज इधर जाएगी। तो अगर मिरर भी मूव कर रहा हो तो मिरर की वेलोसिटी और ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ये इमेज की वेलोसिटी, इन तीनों में ये रिलेशन होता है 2Vm इक्वल टू V0 प्लस Vi। ये ऐसे याद कर लो, मिरर की वेलोसिटी इक्वल टू दोनों की वेलोसिटी का आधा, VO प्लस Vi अपॉन 2 वेक्टर में। अब जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसका साइन लिखना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो इस बाकी सब आप चाहें तो एक बार समझ के भूल सकते हैं, बस ये ध्यान रख लेना, ये नहीं भूलना है 2Vm इक्वल टू VO प्लस Vi। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे इसी में देखें, जो सिंपल हम समझते हैं, मिरर मान लो रेस्ट में है, Vm इक्वल टू क्या है? 0। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? सपोज VO इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इमेज है बताओ कितनी स्पीड से इसके पास आ रही होगी? -2। -2 मतलब इसके अपोजिट आ रही है। अब ये लॉजिक से समझा, इस फॉर्मूले से समझोगे तो Vm 0 हो गया, Vm तो रेस्ट में, V0 2 दिया है तो Vi -2 आ गया अपने आप। माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है उसकी, कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अब कभी कभी मान लो मिरर भी मूव कर रहा हो, देखो जरा, जैसे ये हमारे पास मिरर है, इसकी वेलोसिटी है सपोज 4 मीटर पर सेकंड राइट साइड, ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड राइट साइड। तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? राइट साइड या लेफ्ट साइड? यस, ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 Vm, Vm कितना हुआ? 4, राइट साइड है तो प्लस लिख दो, ठीक है, इक्वल टू V0, V0 भी राइट साइड है तो प्लस लिखा जाएगा, कितना है? 2, ठीक है, प्लस Vi निकालना है, अननोन है, तो 4 2 8 -2 6, तो Vi इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड राइट साइड, प्लस आया तो राइट साइड। क्लियर हो गया? तो
ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर पर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसकी इमेज कितने मीटर पर सेकंड से जाएगी? ये 2 से ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्यों? क्योंकि अब ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जाएगा तो वही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें बताओ, ये मेरे पास एक मिरर है, ये इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ऐसा चल रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाते हुए इधर चल रहा है। इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी है वी ओ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? वी आई, बोलो। यस, सभी बताओ क्या इमेज की वेलोसिटी होगी? फोर 4.4 चेक कर लेते हैं। देखो ये 4 है, इसके कंपोनेंट कर लो पहले। 4 cos 37, और इधर क्या हो जाएगा? 4 sin 37 हो जाएगा। अब ये जो 4 cos 37 है, मिरर इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये 4 sin 37 हमारे काम का है क्या? ये काम का नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है मिरर की, वही हमारे काम की होगी। तो अब फॉर्मूला लगा लो, 2Vm इक्वल टू कितना? बोलो, V0 प्लस Vi। अब हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। Vm कितना है? 4 cos 37, इस डायरेक्शन में है तो i कैप लिख दो, V0 2i कैप लिख दो, Vi निकालना है, ठीक है। 8 cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5, तो ये हो गया 4/5 i कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस Vi। तो ये आपके पास 8 4 जा 36/5, 32/5 हो गया, माइनस 2i कर दो, निकाल लोगे आप? हाँ, जो भी आ जाए। आई कैप शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। आ गया? तो ध्यान रखना, अगर ये किसी और डायरेक्शन में है तो पहले परपेंडिकुलर कर लो और पैरेलल में कंपोनेंट कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर ये मिरर की कहानी ख़त्म होती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कई बार बन जाता है मिरर में, उसको भी देख ही लो। जैसे ये मेरे पास एक मिरर है M1, ये वाला प्लेन मिरर है M2। यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई इस किनारे पर, और ये मान लीजिए कि किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई 45 डिग्री पर, एंगल कोई भी दे सकता है। इस मिरर की लेंथ है 4 मीटर, इसकी भी 4 मीटर ही है। तो इसमें पूछा है कितने रिफ्लेक्शन होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये समझते ही हैं कि जैसे ये यहाँ 45 है, इंसिडेंट रे है, तो ये 45 रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, तो यहाँ पहुँचेगी। फिर यहाँ नॉर्मल बना लें तो एक यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ नॉर्मल बना लें तो यहाँ, फिर इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। बोलो, ऐसे ही होंगे। अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ 4, ये वाली 1 मीटर मान लो, 1 मीटर, मैं ये लेंथ निकाल लूँ यहाँ से यहाँ तक,
क्योंकि एक रिफ्लेक्शन में इतनी लेंथ कवर हो रही है, देखो हो रही है। तो इस लेंथ को कैसे निकाला जाए, 10 से निकाल लो। 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, ये x निकाल लो डिस्टेंस, और बेस कितना है 1, ये 1 है, तो 10 45 1 ही होता है, x इक्वल टू 1 आया। तो x इक्वल टू 1 आया। टोटल लेंथ कितनी है 4। एक रिफ्लेक्शन में x डिस्टेंस कवर होती है, मतलब 1 मीटर में एक रिफ्लेक्शन होता है, तो 4 मीटर में कितने होंगे, 4 रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लोचा है। पहला क्या गड़बड़ है कि अगर हम इस वाले को, ये लास्ट वाला जो रिफ्लेक्शन है, यहां से काउंटिंग कर रहे हैं और लास्ट वाला रिफ्लेक्शन भी शामिल कर लें तो 5 होंगे, क्योंकि x x x में ये लास्ट वाला शामिल नहीं हुआ, समझ रहे हैं। ये भी शामिल कर लोगे तो 5 होंगे, और इसको शामिल नहीं करें लास्ट रिफ्लेक्शन को तो 4 होंगे। तो इसलिए 2 कंडीशन होती हैं। केस फर्स्ट है, इफ लास्ट रिफ्लेक्शन इज कंसीडर्ड, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हुए, 4 + 1 5। और इसको छोड़ दें अगर, बिफोर दिस लास्ट रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ इमेज कितनी, ओनली 4, ठीक है। वो एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। मिटा दूं। यहां पर अब प्लेन मिरर की कहानी खत्म होती है। अब कहानी आएगी कर्व्ड मिरर की, उसको समझते हैं। कर्व्ड मिरर, चूंकि इस बार रिफ्लेक्शन सीबीएसई से हटा दिया है, तो नीट में हटाया नहीं है, जेई में हटाया नहीं है, तो फिर भी अगर अपन एक्सपेक्ट करें तो इससे क्वेश्चन कम आएंगे। लेकिन आगे रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे या आगे लेंस और मिरर दोनों की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर में देखें, पहले हम इस कर्व्ड मिरर की कहानी समझ लेते हैं पूरी। और कर्व्ड मिरर के लिए पहले मुझे एक स्फेयर बनाना पड़ेगा, तो ये बना लेता हूं मैं स्फेयर। ठीक है, ये बन गया है स्फेयर, और ये ग्लास का स्फेयर है। यहां इसका सेंटर है, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको, वैसे सबको पता होती है, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। ग्लास स्फेयर से इतना पार्ट काट लो आप, और इसकी इधर वाली जो सरफेस है उसको पॉलिश कर दो, तो इधर से केव बन गई, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से एक लाइन ड्रॉप करो सीधे इस मिरर पर, तो जिस जगह पे मिलेगी उसको बोलेंगे पी, पोल, ये उसको बोलेंगे पोल, ठीक है। सी से कोई भी लाइन आप इस मिरर पर इंसिडेंट कराओ, हमेशा वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी, कहीं से भी। ये भी 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है कि नहीं, आप कहीं पर भी इंसिडेंट कराओगे 90 डिग्री पर ही वो इंसिडेंट होगी, इसको ध्यान रखना। पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यहां पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस,
और P से F तक और F से C तक डिस्टेंस सेम होती है, इसको हम बोलते हैं F, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हुई F इक्वल टू PF इक्वल टू FC, जो कि R का आधा होती है, R/2। ये जो इस मिरर को जहां से काटा था, ये पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है ये वाला, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक सर्कल बनाओ तो एक एरिया बनेगा, सर्कुलर एरिया। इस सर्कुलर एरिया को बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, द्वारक, द्वार हिंदी में कहते हैं। ये अपर्चर डिसाइड करता है कि कितनी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी। जितनी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी उतनी ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। लाइट कम एंटर कर रही है तो कम ब्राइट बनेगी। लेकिन इस अपर्चर से मिरर कहाँ बनेगी, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, इससे लेना देना नहीं है। वो तो इसके फोकल लेंथ कितनी है उस पर उससे लेना देना है। लेकिन अपर्चर से क्या है, अपर्चर केवल ये डिसाइड करेगा कि कितने % लाइट इसके अंदर जा रही है, और कितनी लाइट जा रही है उस लाइट से इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिसाइड होगी। अब आ जाओ इसका उल्टा, इधर यहां से कट किया, अंदर पॉलिश कर दी। अंदर पॉलिश की तो इधर वाला जो साइड है ना, ये वाला, इधर वाली सरफेस ये चमकीली हो गई, ये P हो गया, वही बनेंगे, पोल है ये यहाँ से फोकस हो गया। और ये जो सरफेस है, ये जो मिरर बना, ये कौन बना, कॉन्वेक्स। क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो साइड थोड़ी सी उभरी हुई है, उसको वैक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, PC को मिलाने वाली जो दोनों तरफ लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस, इसमें भी यही F होगा, इधर भी F होगा, राइट। इसका भी यही क्या है, अपर्चर है। बस अपर्चर ये पीछे से स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि लाइट इधर से एंटर करेगी। ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। अब इसमें आती है कि साइन कन्वेंशन क्या है, और पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज क्या होती हैं, उनको भी देखें, और फोकल प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले ये सब बेसिक पॉइंट हैं। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या है, दूसरा पैरेक्सियल रेज क्या है, पैरेक्सियल रेज, तीसरा मार्जिनल रेज किनको बोलते हैं। फोकल प्लेन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसका फोकस है। ठीक है, इस फोकस पर एक फ्रेम बना दिया जाए, ये फ्रेम बना दिया, तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम ही क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके ये प्रिंसिपल एक्सेस है। इसके पास में, मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सेस कोई लाइट रे बनाए, तो ये जो लाइट रे होगी, लाइट रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सेस, इसको बोलेंगे पैरेक्सियल रे। तो ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सेस के पास में होती हैं और उसके पैरेलल होती हैं, वो क्या होती हैं, पैरेक्सियल रेज होती हैं। इनसे बनने वाला जो एंगल होता है, जैसे मान लो इसको यहाँ लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, फोकस से जाएंगी, तो यहाँ कोई एंगल बनेगा, तो ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। पैरेक्सियल रेज जो एंगल बनाते हैं, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, कोई एंगल बनेगा वो बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो जब एंगल छोटा बनेगा तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्स थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा कहीं यूज़ करना पड़े तो उसको भी थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन और टेन बराबर हो जाएंगे। और कॉस थीटा कहीं अगर लिखना हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जितना छोटा होता जाएगा तो 0 के आसपास हो गया, और कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज के लिए ये कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। मार्जिनल रेज क्या होती हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और लाइट रे ऊपर इससे जितनी ज़्यादा दूर होंगी, प्रिंसिपल एक्सेस से जितनी ज़्यादा दूर होंगी, सबसे दूर होंगी,
तो सबसे दूर वाली लाइन कौन सी होंगी? मार्जिनल रेज होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से सबसे दूर वाली लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं मार्जिनल रेज। इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। इनसे बनने वाला जो एंगल होगा वो देख रहे हैं काफी बड़ा होगा, तो यहां ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। पैरेक्सियल रेस के लिए ये अप्रोक्सीमेशन चल जाएगी, मार्जिनल रेस के लिए ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी। क्लियर? तो ये हुआ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो करता है साइन कन्वेंशन कि किसको प्लस लें किसको माइनस लें। ये तो एक सिंपल सी साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूं, उससे फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। मिटा दूं? साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब है कि किसको हम पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने। सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, परिपाटी। किसी एक ने जो मान लिया कि ऐसा ऐसा मान लो, तो उसको अपन मानते हुए चले आ रहे हैं। तो अब जब कन्वेंशन की बात होती है, परंपरा की बात होती है, सब ने अपनी अपनी परंपराएं चला दी, तो वहीं फिर कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में कुछ है, किसी में कुछ है, तो वहाँ कहीं कोई किसी तरीके से कन्वेंशन बता रहा है, कोई किसी तरीके से, तो वहाँ कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही हो उसको पॉजिटिव मानना है, बस यही खत्म। यहीं पे साइन कन्वेंशन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, वो कहीं पर भी हो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या होगा? पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, बस। तो इसके अपोजिट होंगे वो सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, सिंपल बात है। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए अब हम देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये फोकस हो गया, ये सी रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर हो गई, ये डिस्टेंस एफ हो गई। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी, इसकी हाइट एच है, इधर कहीं इमेज बन रही है उसकी, ठीक है, उसकी हाइट एच डैश है। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ये पोल है, और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो पहला पॉइंट तो यही है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होती है। नंबर 2, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करेंगे। क्लियर हुआ? अब सुनो, यहां कितना हो गया बताओ? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या मानते हो? उसको मानते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। ये भी अपने कन्वेंशन ही है। आप चाहो तो एक्स मान लो, इधर की वाई मान लो, कुछ ही मान लो, लेकिन पहले किसी ने मान ली तो वही चलती आ रही है, यू और वी। तो ये यू हो गई, ये वी हो गई। चलो अब मुझे बताओ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम, यू कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे कहां से आएंगी? ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से निकलती है ना, तो ऑब्जेक्ट से जब इंसिडेंट रे निकलेंगी और मिरर पर इंसिडेंट होंगी, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये राइट साइड है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो यू तो इस साइड है, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे आप ऑब्जेक्ट की, तो ये इधर जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो यू कैसा होगा? नेगेटिव। वी कैसा होगा इस डायग्राम में? पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव। अगर इमेज भी इसी साइड बन जाए तो फिर वी भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एफ कैसा होगा इसमें? एफ इधर है,
इस साइड है तो नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आर कैसा होगा, वो भी नेगेटिव, इसी साइड है। एच कैसा होगा, एच इस डायग्राम में एच ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो पॉजिटिव, नीचे हो नेगेटिव, तो एच होगा पॉजिटिव। एच डैश क्या होगा, नेगेटिव। बस हो गई कन्वेंशन खत्म, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मिटा दूं, लिख लीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। तो ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उससे पैरेलल रेज आएंगी। और इमेज फॉर्म करने का दो रूल हैं, किसी भी मिरर से इमेज फॉर्म करने के दो रूल हैं। पहला रूल कि कम से कम दो रे की जरूरत पड़ती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक रे से इमेज डिसाइड नहीं होती। तो ये तो सिंपल है। तो पहला रूल ये हुआ कि आप दो रे लेके आइए, और दो में पहले एक लाएंगे फिर बाद में दूसरी। तो एक रे को तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ। तो कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, और इसका उल्टा भी ठीक है, जो फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो लाइट रे किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो मिरर पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी, इसलिए वो अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस करेगी, मतलब वापस आ जाएगी, ठीक है, 180 डिग्री पर बैक होकर के वापस आ जाएगी। तो अब इसी बात को समझिएगा, ये पैरेलल आ रही है लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से। तो ऊपर वाली लाइट रे नीचे हो गई, नीचे वाली ऊपर हो गई, जहां पर ये एक्चुअली मिली वहां पर इमेज बन गई। तो इमेज की कहानी इसमें क्या हुई बताओ, इमेज कहां बनी, एट नंबर 1 फोकस, नंबर 2 कैसी बनी, पॉइंट साइज की बनी, क्योंकि बहुत छोटी सी बन रही है। नंबर 3 कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया। चौथा कैसी बनी, रियल, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्टेड रेस मीट हो रही हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब है कि रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इन तीन बातों को तो हम ये भी समझ सकते हैं इससे, m वेरी वेरी लेस देन -1। m क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 हो, मैग्निफिकेशन ये डिसाइड करता है कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है, कितने टाइम्स बड़ी है। m अगर 1 है तो मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, लेकिन m वेरी वेरी लेस देन 1 है तो मतलब पॉइंट साइज की है। माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। चलो अगला है दूसरा, ये मेरे पास, अब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी।
इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहा हूँ, ये यहाँ सी है, यहाँ पर एफ है, ये पी है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया इनफाइनाइट और सी के बीच में। ए बी ऑब्जेक्ट है, लाइट रे एक ले जाओ सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से निकलेगी बाहर। एक लाइट रे को आप सी से ले जाइए, सी से जो लाइट रे जाएगी इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे वापस आई, ये जहाँ पर मिली वहाँ पर एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है अब आपसे कोई पूछे तो? नंबर 1 बिटवीन, बोलो, सी एंड एफ। नंबर 2 स्मॉल। नंबर 3 इन्वर्टेड। नंबर 4 रियल। इन तीनों बातों को m लेस देन -1 से समझ सकते हैं। यानी लेस देन 1 यानी छोटी, माइनस का मतलब इन्वर्टेड और रियल, ए माइनस का मतलब रियल। ठीक है। थर्ड, अगर हम सी पर ही रख दें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है एट सी, तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये सी हो गया, ये ठीक बीच में एफ हो गया, ये पी हो गया। सी पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, सी पर ही बनेगी। तो ये लाइट रे ऐसे सीधी जाएगी, एफ से निकल जाएगी, और एक एफ से ले जाओ इधर मिला दो तो यहीं पे मिल जाएगी। ये थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो सही बन जाएगा। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ बनी? नंबर 1 एट सी। नंबर 2 कैसी बनी? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नंबर 3 इन्वर्टेड। नंबर 4 रियल। ठीक है, क्लास 10th में बनाते हैं ये सब। फोर्थ, ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। ये सी है, ये एफ है, ये पी है। ठीक है, सी और एफ के बीच में यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी। वही मेथड लगाइए, ए से एक लाइट रे ले जाओ, एफ से निकाल दो, एक एफ से ले जाओ और इधर कहीं कर दो। जो एफ से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां मिल रही हैं दोनों कहीं। ठीक है, तो सी को थोड़ा इधर खींच लेते हैं। यहां मान लो सी, ये सी है, क्योंकि इसको क्या प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है, अदरवाइज कहीं थोड़ी भी लाइट रे इधर उधर हो गई तो गलत जगह बनेगी। ये सी यहाँ मान लेते हैं, सी और एफ के बीच में है। तो इमेज कहाँ बनी है? सी से बाहर, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में इमेज बनेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। दूसरा और क्या होगा? कैसी बनी है? लार्ज। तीसरा और कैसी बनी है? इन्वर्टेड। और कैसी बनी है? रियल। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं m ग्रेटर देन -1 से, और इसको समझना किससे? m इक्वल टू -1 से। अब ग्रेटर हो गया
तो मतलब बड़ी इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन जीरो कहाँ हुआ, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर आप जो है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आई अपॉन ओ, और मैग्निफिकेशन जीरो का मतलब क्या हो गया, ऊपर आई जीरो, आई जीरो होना मतलब इमेज बनना ही नहीं, इमेज की साइज ही जीरो है। तो इमेज किसी साइज की तो बनेगी, भले ही कितनी हो, डिमिनिश्ड हो, तब भी अपन पॉइंट साइज को भी हम जीरो साइज नहीं मान रहे। पांचवा बोलो, कहाँ रखूँ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूँ, एट फोकस। तो ये सिंपल है, ये तो कहाँ बनेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, इन्वर्टेड वेरी लार्ज रियल, इसमें m वेरी वेरी ग्रेटर देन -1। ठीक है, 6 पोजीशन को हम समझेंगे, ये थोड़ा सा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये F है, ये P है, और ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं यहां बिल्कुल F और P के बीच में। तो यहां से लाइट रे जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाना चाहिए, तो ये जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे को आप कैसे ले जाएं, अब और कुछ तो बचा नहीं, तो यहां दूसरी लाइट रे को आप चाहें तो इसको मिटा दूं क्या, दूसरी लाइट रे को आप ले जा सकते हैं किससे, या तो पोल से ले जाओ, तो जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल से इधर हो जाएगी। मान लो हम पोल से ले गए, इस एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई, तो इतने से ही रिफ्लेक्ट होगी ऐसी इधर। तो ये दोनों यहाँ तो मिलने वाली नहीं है, तो कहाँ मिलेंगी, पीछे मिलाओ इनको, तो पीछे मिलाएंगे तो A डैश B डैश, ये इमेज बन गई AB की। तो अब क्या कहेंगे हम, पहला कहाँ बनी, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नंबर 2 कैसी बनी, लार्ज। नंबर 3 इरेक्ट। ठीक है, नंबर 4 वर्चुअल, ये बनेगी। क्लियर हुआ, इन सारी बातों को एक ही डायग्राम से भी समझ सकते हैं, और वो दिमाग में रख लेना अच्छी तरीके से। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ C है, ये F है, और ये P है। ये इनफाइनाइट की पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऊपर ले रहा हूँ, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये 5 पोजीशन, और ये 6 पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट को 1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 पर। 2 पर रखते हैं तो इमेज इधर खिसकना शुरू होती है, ये 2 पर बनेगी इमेज। 3 पर रखते हैं तो 3 पर ही बनी, 4 पर रखते हैं तो ये 4 पर बनेगी, 5 पर रखते हैं तो ये 5 पर बनेगी। लेकिन जब छठवें पर रखते हैं इन दोनों के बीच में, फिर इधर बनेगी, यहाँ पर छठवा। समझ गए, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो उसकी इमेज इधर मूव कर रही है, और रियल बन रही है 5 कंडीशन में, छठवीं कंडीशन में वर्चुअल बनेगी। तो एक ही डायग्राम से हम ये भी समझ सकते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज
बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है, यहां ऑब्जेक्ट रख दूं मैं ए बी, लाइट रे ऐसी जाएगी और पैरेलल लाइट रे जो जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस से होकर के जाना चाहिए। तो या तो फोकस से जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी, या तो जाती हुई अपीयर होगी इधर, तो ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर से जाती हुई अपीयर होगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे को आप सी से ले जाओ, ऐसे सी से, तो सी से जाती हुई अपीयर होगी, तो 90 डिग्री पर आएगी, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई। दोनों को पीछे मिलाया तो यहाँ मिली ये दोनों लाइट रे, तो यहाँ इमेज बन जाएगी ए बी की ए डैश और बी डैश। अच्छा, ये दोनों जो लाइट रे हैं वो वर्चुअल लाइट रेज हैं, तो वर्चुअल लाइट रेज जहाँ मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं लेकिन वर्चुअल हैं, जहाँ मिल रही हैं वहाँ इमेज बन गई। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल लाइट रेज मिलती हैं तो इन्वर्टेड कैसी बनती है इमेज? वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, हमेशा ही, ऑलवेज, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। नंबर 2 कैसी? वर्चुअल बनेगी, हमेशा, ऑलवेज वर्चुअल। थर्ड स्मॉल बनेगी। ये एक कंडीशन में इक्वल बन सकती है, जब इसको आगे खिसका दें, चिपका दें बिल्कुल, बाकी हर समय तो स्मॉल ही बनेगी। कहाँ पर? तो यहाँ पर बढ़ेगा, बढ़ करके फिर मतलब अभी छोटा है, ऐसा सोचो, अगर ये इनफाइनाइट पर हो तो फोकस बनेगी, छोटी सी बनेगी, डिमिनिस्ड, जैसे जैसे पास में आएंगे तो बढ़ेगी, और इससे बड़ी कभी नहीं बन सकती, ऑब्जेक्ट से बड़ी कभी नहीं बन सकती, हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर या उससे छोटी। बराबर कब? जब बिल्कुल चिपका दोगे तब। ठीक है, इसमें फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। यू कैसा होता? नेगेटिव। वी कैसा होगा? वी पॉजिटिव होगा। मिटा दें। अब बात करेंगे हम मिरर इक्वेशन की। मिरर इक्वेशन, क्योंकि 12th से ये हटा दिया है सीबीएसई से, इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूं और डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी भी होगी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v, u और f में ये रिलेशन है। 1/f इक्वल टू कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन। ठीक है, और जब हम यूज़ करेंगे इसको तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। कहाँ साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करनी है बता दूंगा, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आएगा। अभी पूरी लाइट में आपको हर जगह पर साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम I/O कह सकते हैं।
आई है साइज ऑफ इमेज और ओ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनका साइन हम नहीं लिखेंगे, तो वो साइन अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या रिलेशन है, m इक्वल टू एक होता है I अपॉन ओ, ये तो पता ही है, अभी देखा है हमने। दूसरा होता है माइनस v अपॉन यू। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बनता है f अपॉन f माइनस यू। चौथा बनता है f माइनस वी अपॉन f। तो ये एक इक्वेशन को अच्छी तरह आप याद कर लो। मिरर के लिए यूज कर रहे हैं, मिरर में यहां माइनस आएगा, माइनस वी अपॉन यू, ध्यान रखना। लेंस का यूज करेंगे तो फिर प्लस वी अपॉन यू आता है। m इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू, f अपॉन एफ माइनस यू और इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं मिरर में। अब आते हैं फिर क्वेश्चंस। लिखिए पहला क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, फाइंड नेचर, मैग्निफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज। डायग्राम बना देता हूं मैं। ये यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और इस मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पर। बताओ, मिरर इक्वेशन लगा लो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ कितना लिखेंगे, -10, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है। 1 अपॉन वी निकालना है, यू कितना, माइनस का लेंगे प्लस का, माइनस का 40। चलो सॉल्व कर दो जरा, क्या आएगा इसका, v इक्वल टू कितना आया, यस कितना आया v, -40/3। ठीक है, -40/3, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक और लिखो क्वेश्चन। इफ PO इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इफ PO इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये पोल है, यहां से लाइट रे ऐसी आ रही हैं, तो इधर कहीं अंदर मिल जाती है, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, इस पर मिल रही है, ये है 20 सेंटीमीटर। इफ PO इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज। F दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, -10 होगा। बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल बनेगी, तो कहाँ बनेगी बताना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ, एफ कितना, -10
v निकालना है प्लस u कितना, माइनस का या प्लस का, इसमें प्लस का u आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये मिरर के पीछे u है, ऑब्जेक्ट ये वर्चुअल है, तो ये प्लस का 20 आएगा। सॉल्व कर लो, -1/10 -1/20 इधर इक्वल टू 1/v, एलसीएम ले लो 20, ठीक है, तो -2 -1 1/v, v इक्वल टू कितना आया, -20/3 सेंटीमीटर। ये जो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि मिरर के सामने इमेज बनेगी कहीं, कहाँ पर, -20/3 पर यहाँ कहीं इमेज बनेगी, और माइनस है तो रियल बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी। मैग्निफिकेशन क्या होगा, -b/u होता है, तो -v कितना, -v ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 20/3, u कितना 20, यानी 1/3। यानी ऊपर कहीं बन रही होगी, ठीक है। तो 1/3 का मतलब है इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। 1/3 का मतलब प्लस है ना, तो इरेक्ट बनेगी एंड डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी। प्लस मतलब इरेक्ट बनेगी और माइनस मतलब वो बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। एक और देख लेते हैं। हाइट ऑफ रियल इमेज इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रियल इमेज इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर, height of real object is 2 centimeter. Height of real object is 2 centimeter. And focal length of concave mirror is 12 centimeter. Focal length of concave mirror is 12 centimeter. Find object distance from mirror. Find object distance from mirror. बताओ, करो जल्दी से। Height of real image 4 centimeter. सिंपल ये लगा लो, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू कौन सा फार्मूला, f अपॉन f माइनस यू, यू निकालना है। I कितना गिवन है, 4 है, O कितना है, 2 है, कितना है, हाइट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट 2 है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट तो -2 कर दो, बराबर F कितना -12 हो जाएगा, और U तो निकालना है तो U को छोड़ देंगे, ऐसे ही सॉल्व करो। कितना आया, माइनस का -6 आ रहा है, और चेक करो, कितना है बताओ, चेक कर लेते हैं। 4 बाय -2 -12 बाय -12 माइनस यू, देखो इसको तो काट ही दो, तो ये रहा माइनस का 2 बराबर -12 अपॉन -12 माइनस यू, माइनस से माइनस हटा दो, 2 से 1 काट दो 6, तो
तो कितने हो गए, -12 माइनस यू इक्वल टू प्लस के 6, तो -12 इधर आए माइनस के 6 बराबर यू 18 हुए। -18 हुए, -18। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ये रियल है, -2 आएगा। -18, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, image formed by concave mirror is 2 times magnified. Image formed by concave mirror is 2 times magnified if focal length of mirror is 10 centimeter. Find object distance, find object distance, find object distance, बोलो। Find object distance। कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है। कितना आ रहा है, 5। देख लेते हैं, -5 आ रहा है। देखो कॉनकेव मिरर है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। बताइए बड़ी इमेज बन रही है, ये पहली बात है। अब इसमें ये नहीं कहा कि ये जो बड़ी इमेज है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, क्योंकि मैग्नीफाइड तो रियल में भी बनती है और वर्चुअल में भी बनती है कि नहीं, बताओ। तो दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। मान लीजिए रियल है, इफ इमेज इज रियल, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो m इक्वल टू, अच्छा इसने पूछा क्या था, u, तो f अपॉन f माइनस यू, फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ -2 लिख दो। f कितना है, फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 10, -10 अपॉन -10 माइनस यू, यू तो निकालना ही है, माइनस माइनस उड़ाओ, 2 5 ज़ा 10, तो 5 इक्वल टू -10 माइनस यू इधर ले लो, तो ये -15 हो गए। तो पहले केस में तो u आया -15, काट दिया ना, 2 से 5 कट गए ना ये। अब अगर वर्चुअल है, सेकंड पॉइंट है, इफ इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है तो m इक्वल टू +2 होगा, तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, f अपॉन f माइनस यू, तो m कितना हो गया, +2, f कितना हो गया बोलो, -10 अपॉन -10 माइनस यू, 2 5 ज़ा 10 -5 इक्वल टू -10 माइनस यू इक्वल टू -5। तो वर्चुअल में -5 आएगा और रियल में -15 आएगा। क्लियर हो गया।
चलो एक और। In the following diagram, find area of image. Find area of image. ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। यहां पर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है और स्क्वायर प्लेट रखी हुई है 3 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन है कि इसका, और ये रखी हुई है 15 सेंटीमीटर पर। जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा इमेज का? फाइंड एरिया ऑफ इमेज, बताओ। साइड दी है ना 3 सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन होता है, बस सिंपल है। एरिया ऑफ इमेज निकालना हो ना तो m स्क्वायर टाइम्स होता है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फार्मूला होता है। मैग्निफिकेशन 2 तरह का होता है, एक एरियल और एक लीनियर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन वो था m इक्वल टू I/O और I इक्वल टू MO जब परपेंडिकुलर रखी हो तब। लेकिन एरियल मैग्निफिकेशन m स्क्वायर AO होगा। m कितना? हाँ f, अब m निकालना पड़ेगा पहले। f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू, इसका होल स्क्वायर इंटू AO। बस f की वैल्यू पुट कर दो। -10 अपॉन -10 माइनस यू कितना है 15, माइनस का होगा तो कितने पर रखा है 15, तो +15 हो जाएगा। होल स्क्वायर AO मतलब 9, 3 का स्क्वायर होगा 9। सॉल्व कर लो इसको, कितना आया? +5 यानी 2, 4, 36 आ गया। स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यही आ रहा है? ठीक है, तो इतना कर लो आज। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और करा के अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे हम रिफ्रैक्शन।